जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील्स में से एक, जिसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तक पास हो चुका है, वो आज पूरी तरह से कोलैप्स होने की कगार पर है। एक धागे से लटकी है ये डील। पर्दे के पीछे एक ऐसा हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है जो सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि आने वाले दशकों का वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाला है। तो आखिर इस सीक्रेट रफाल डेडलॉक की असलियत क्या है? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी उलझन को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। $43 बिलियन, जी हाँ, $43 अरब, 114 मल्टी रोल रफाल फाइटर जेट्स की इस डील की ये वो भारी भरकम कीमत है जिस पर भारत और फ्रांस के बीच काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है। इतनी बड़ी डील जो दो देशों के रणनीतिक रिश्तों की सबसे मजबूत बुनियाद बन सकती थी, आज बिल्कुल टूटने की कगार पर है। और बात सिर्फ छोटी मोटी असहमति की नहीं है, बात सीधे तौर पर इस ऐतिहासिक डील को रद्द करने तक पहुंच चुकी है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी डील आखिर किस बात पर फंसी है? जेट्स की कीमत पर, उनकी स्पीड पर, या किसी हार्डवेयर इशू पर? बिल्कुल नहीं, यहाँ मामला एकदम अलग है। भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही साफ और बेहद कड़ा अल्टीमेटम आया है। नो आईसीडी, नो डील। मतलब एक बेहद संवेदनशील डिजिटल डॉक्यूमेंट के बिना कोई डील साइन नहीं होगी। ये लड़ाई लोहे या बारूद की है ही नहीं, ये पूरी तरह से डेटा और कोड्स की लड़ाई है। तो आखिर ये आईसीडी भला क्या है? आईसीडी यानी इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। इसे आप एक मास्टर की या एक मास्टर चाबी की तरह समझ सकते हैं। देखिए, भारत यहाँ फ्रांस से उनके इंजन का डिजाइन नहीं मांग रहा है, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उस सॉकेट का एक्सेस मांग रहे हैं जहाँ हथियार फिट होते हैं। ये एक तरह का डिजिटल वायरिंग डायग्राम है। जैसे आपके स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई भी नई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस आईसीडी की मदद से एक फाइटर जेट को नए और अलग अलग हथियारों से कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है। और हमें इस आईसीडी की इतनी सख्त जरूरत क्यों है? हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हमें अपने खुद के बनाए स्वदेशी हथियारों को इन विदेशी रफाल जेट्स में इंटीग्रेट करना है, जैसे कि अस्त्र मार्क 1, 2, 3 और हमारी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। शर्त बिल्कुल साफ है, अगर हथियार हमारे हैं और जेट भी हमने करोड़ों डॉलर देकर खरीदा है, तो उसे लगाने के लिए हम हर बार विदेशी कंपनी के पास जाकर परमिशन क्यों मांगें? यहाँ पूर्ण आत्मनिर्भरता ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन इस अविश्वास की जड़ें काफी गहरी हैं। ये सब रातों रात नहीं हुआ। याद है, जब शुरुआत में 36 रफाल जेट्स खरीदे गए थे, तब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेहद लिमिटेड था। फिर आया ऑपरेशन सिंदूर। उस दौरान सोर्स कोड का एक्सेस मांगा गया, लेकिन फ्रांस ने साफ मना कर दिया। ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन उनका इनकार नहीं बदला। इसी कड़वे इतिहास ने आज ये बड़ा रूप ले लिया है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएं, फिर विदेशी कंपनियां अपनी शर्तें मनवाती हैं। इसीलिए अब बिना ठोस गारंटी के किसी भी विदेशी सप्लायर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वक्त डिप्लोमेटिक टेंशन अपने चरम पर है। नेगोशिएशंस के दौरान चलिए एक मिडिल पाथ यानी बीच का रास्ता निकाला गया। ये मान लिया गया कि सोर्स कोड एक बेहद कीमती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो ठीक है, उसकी मांग छोड़ दी गई। लेकिन एक एब्सोल्यूट रेड लाइन खींच दी गई है। आईसीडी का एक्सेस तो हर हाल में शेयर करना ही पड़ेगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। ये पूरी तरह से नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। अब जरा टेबल के उस पार चलते हैं। फ्रांस के नेगोशिएटर्स इस मास्टर की को सौंपने से इतना खौफ क्यों खा रहे हैं? ऐसा क्या है जिसे वो हर कीमत पर दुनिया से छिपाना चाहते हैं? इसका जवाब है एक शब्द, स्पेक्ट्रा। रफाल जेट की सबसे बड़ी छुपी हुई ढाल, उसका हिडन शील्ड। फ्रांस का सबसे बड़ा डर इसी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर को बचाना है। अगर रफाल जेट की पूरी ताकत को देखा जाए तो उसकी 50% से भी ज्यादा ताकत, उसका थ्रेट डिटेक्शन, रेडार वार्निंग और काउंटर मेजर्स, ये सब इसी स्पेक्ट्रा सिस्टम पर टिके हैं। फ्रांस को डर है कि अगर उन्होंने आईसीडी शेयर किया तो उनका ये सबसे सीक्रेट, सबसे बड़ा ऑपरेशनल एडवांटेज खतरे में पड़ सकता है। अपनी इस अजेय ढाल की चाबी वो यूं ही किसी के हाथ में नहीं देना चाहते। लेकिन असली पेंच यहां भी नहीं है। पर्दे के पीछे एक दूसरी और भी खौफनाक वजह है जो इस पूरी $43 बिलियन की बातचीत को तार तार कर रही है। नेगोशिएशंस में टेंशन को ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचाने वाला वो असली फैक्टर है द रशियन कनेक्शन। यहाँ दोनों देशों के हित सीधे तौर पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक तरफ मुख्य उद्देश्य ब्रह्मोस मिसाइल को इन जेट्स के साथ इंटीग्रेट करना है। ब्रह्मोस जो कि भारतीय रक्षा पंक्ति का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस का सबसे बड़ा बुरा सपना है ब्रह्मोस का ओरिजिन। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है। फ्रांस को इसी बात का खौफ है कि आईसीडी एक्सेस के जरिए उनकी बेहद संवेदनशील पश्चिमी टेक्नोलॉजी इनडायरेक्ट रास्तों से रूस के इंजीनियरिंग इकोसिस्टम तक पहुंच सकती है। और ठीक यहीं पर इस पूरे तनाव का क्लाइमैक्स आता है, जिसे रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ एक शब्द में समेट दिया है, डिजिटल सॉवरेनिटी, यानी डिजिटल संप्रभुता। अब किसी भी ऐसे सिस्टम में कैद रहने की कोई गुंजाइश नहीं है जहां अपने ही फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए या उसमें कोई नया हथियार जोड़ने के लिए हमें किसी विदेशी राष्ट्र का मोहताज रहना पड़े। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, यह अपनी शर्तों पर अपनी रक्षा करने की आज़ादी की मांग है।
तो क्या होगा अगर ये बातचीत पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है? क्या आधुनिकीकरण रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। कड़े और आक्रामक प्लान भी पहले से केबल पर मौजूद हैं। पूरा का पूरा फोकस और बजट HAL तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन आर्म का प्रोग्राम्स की तरफ मोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका फायदा उठाते हुए रूस भी अपने सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट को और आक्रामक तरीके से पुश कर सकता है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा जो रातों रात सारे समीकरण बदल कर रख देगा। अगर ये $43 बिलियन की डील दम तोड़ देती है, तो यकीन मानिए इसके झटके सिर्फ पेरिस या दिल्ली में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। क्या भारत अपने स्वदेशी हथियारों के बल पर एविएशन की दुनिया में एक बिल्कुल नया रास्ता बनाएगा, या फिर रूस इस भू राजनीतिक शून्य का फायदा उठा ले जाएगा? अगर ये नेगोशिएशन फेल होती है तो ग्लोबल डिफेंस मार्केट का भविष्य अंततः कौन कंट्रोल करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।